1960 से पहले इस देश में गुजरात नाम का कोई स्टेट नहीं था। जो गुजरात आज हम देखते हैं वो पार्ट हुआ करता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, जिसमें आज के टाइम महाराष्ट्र और गुजरात शामिल थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था महाराष्ट्र का, बट 1960 में बहुत सा पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग राज्य बनते हैं और यही गुजरात महाराष्ट्र को बीट करके आज देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो आखिर गुजरात ने ऐसा क्या किया? एक ऐसा राज्य जिसकी जीडीपी में 30 से 50% कंट्रीब्यूशन आता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, आज वो राज्य ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री का और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। इस वीडियो में हम गुजरात के इस मिरेकल के बारे में बात करेंगे। ये समझेंगे कि आखिर गुजरात ने ऐसा क्या किया जो दूसरे राज्य नहीं कर पाए। क्या गुजरात लकी था या फिर इसके पीछे किसी पर्सन का जीनियस माइंड था? इस वीडियो में मैं 3 चीजों पे बात करूंगा जिसकी वजह से गुजरात की ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। पहला है इस राज्य की लोकेशन, दूसरा है गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और तीसरा है मोदी इफेक्ट। गुजरात भारत के 28 राज्यों में से एक है, लेकिन जो चीज इस राज्य को सबसे खास बनाती है वो है इसकी लोकेशन। अगर आप मैप में देखें तो यहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अरेबियन सी के थ्रू गल्फ देशों से और अफ्रीकन देशों से। गुजरात और अरब अफ्रीकन देशों से ट्रेडिंग का रिलेशन कोई आज का नहीं है। गुजरात हमेशा से ही इंडिया का ट्रेडिंग हब बना रहा है और ये गेटवे की तरह काम करता था गल्फ, यूरोपियन और अफ्रीकन ट्रेडर्स के लिए। मुगल एम्पायर जो एक टाइम पे बहुत पावरफुल बन चुका था, उसके इस राइज में गुजरात का एक मेजर रोल रहा है। गुजरात को मुगल एम्पायर ने कैप्चर किया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था अपने एम्पायर को बढ़ाना और सूरत पोर्ट पे कब्जा करना, जो उस टाइम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था ट्रेडिंग के लिए। मुगल रूल के एंड होने के बाद ब्रिटिश ने कैप्चर किया गुजरात को अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने सूरत पोर्ट का यूज किया ट्रेडिंग के लिए। जब 1947 में इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया के बाकी स्टेट की तरह गुजरात की भी कंडीशन सही नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम गुजरात नाम का कोई स्टेट भी नहीं था। गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट हुआ करते थे। पॉलिटिकल मूवमेंट एंड स्ट्रगल के बाद 1960 में गुजरात एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है और यहीं से गुजरात का राज शुरू होता है। लेकिन क्या किसी राज्य की अच्छी लोकेशन की वजह से वो राज्य अपने आप इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? नहीं, आप इस लोकेशन का फायदा तभी उठा सकते हैं जब आपके पास पॉलिसीज अच्छी हो। और यहाँ पे हम बात करेंगे गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर 1962 में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश किया जाता है। गुजरात के इंडिपेंडेंट राज्य बनने के 2 साल बाद इस कॉर्पोरेशन का क्या काम था और इसने क्या किया, उसको हम आगे डिटेल में जानेंगे। गुजरात की इनिशियल इकोनॉमी में एक मेजर रोल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। इसके जो शुरुआती एविडेंस है वो निकल के आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मेडिवल पीरियड में गुजरात की टेक्सटाइल में ग्रोथ काफी ज्यादा तेज होने लगी। ये राज्य अपने मुस्लिम क्लॉथ के लिए जाना जाने लगा, बट जो ट्रू पोटेंशियल है टेक्सटाइल का वो मुगल एरा में निकल के सामने आया। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया और उस टाइम सूरत पोर्ट एक ट्रेडिंग हब बन चुका था। यहाँ से यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीकन देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। जब ब्रिटिश राज आया तो पहली बार टेक्सटाइल के लिए फैक्ट्री प्रोडक्शन मेथड को यूज किया गया। आजादी के बाद गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मॉडर्नाइजेशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया। ये वो टाइम था जब गुजरात की इकोनॉमी हाईली डिपेंड करती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे और रिवाइवल प्रोसेस में गवर्नमेंट को कामयाबी भी मिली। इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड की, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। ये माना जाता है कि गुजरात की इकोनॉमी में टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 30 से 50% के अराउंड था। लेकिन 1960 से सब कुछ चेंज होने वाला था। जैसे कि मैंने बताया, 1960 से पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही बॉम्बे स्टेट के अंडर आते थे, लेकिन मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग लोगों के द्वारा अलग अलग राज्य बनाने की डिमांड होने लगी। इस मूवमेंट को काफी ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट मिला। फिर 1960 में देश के बाकी राज्यों की तरह 2 राज्य बन के सामने आते हैं लैंग्वेज के बेस पे। गुजरात के बनने के बाद गुजरात की सरकार ने उस टाइम वो काम किया जिसने आज के इंडस्ट्रियल गुजरात के लिए फाउंडेशन स्टोन की तरह काम किया। ये काम था गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GIDC को एस्टैब्लिश करना। GIDC का 3 पहलुओं पे फोकस था। पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स को बिल्ड करना, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जैसे रोड्स, पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल को प्रमोट करना। इसके लिए GIDC ने कुछ मेजर पोर्ट्स के करीब भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स को बिल्ड किया। GIDC का दूसरा पहलू था इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इसके अंडर सिंगल विंडो क्लियरेंस, इंसेंटिव और सब्सिडीज को प्रोवाइड करना, फिर इनकी मार्केटिंग और प्रमोशन को देखना।
तीसरा पहलू था स्किल डेवलपमेंट। इसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को क्रिएट किया गया। जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे थे उनको सपोर्ट किया गया। इस पूरे जीआईडीसी के इकोसिस्टम ने गुजरात की इकोनॉमी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। जीआईडीसी ने काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ इंडस्ट्रियल जोन्स का सिलेक्शन किया। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आज से 40 साल पहले वो किया जो आज इंडिया के बाकी कोस्टल राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन चाइना ने भी सेम मॉडल को अप्लाई किया था। पोर्ट्स का निर्माण करना, पोर्ट्स के पास ही इंडस्ट्रियल जोन को बिल्ड करना और कनेक्टिविटी को मजबूत करना। क्योंकि गुजरात एक कोस्टल राज्य है, ऐसे राज्यों के लिए पोर्ट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। 1982 में गुजरात की सरकार ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को एस्टैब्लिश किया अंडर गुजरात पोर्ट्स पॉलिसी। ये गुजरात सरकार का दूसरा सबसे बड़ा काम था जीआईडीसी के बाद। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का काम था मेजर और माइनर पोर्ट्स को ऑपरेट करना प्राइवेट कंपनियों के साथ, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया। जीएमबी धीरे धीरे जो भी लोकल बिजनेसेस थे उनके साथ बात करने लगी और अगले 10 साल में एक मेजर पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है प्राइवेट कंपनियों के साथ। अब सरकार के लिए पोर्ट्स को मैनेज करना, ऑपरेट करना फायदे का सौदा नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां पोर्ट्स को संभाले। जब 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया तो इससे प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ता साफ हो गया था। अब इसका एक बड़ा एग्जांपल है मुंद्रा पोर्ट, जिसको अडानी ग्रुप ओन करती है। अगर आप गुजरात के इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे फोकस करें तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स बिल्ड हुए हैं वो मोस्टली पोर्ट्स के करीब ही हैं और इसी की वजह से गुजरात आज के टाइम देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग राज्य बन के सामने आया है। पोर्ट्स के पास ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बिल्ड करने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम की सेविंग। इसी की वजह से जीआईडीसी ने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही इंडस्ट्रियल स्टेट्स को बिल्ड किया, जैसे वलसाड का वापी इंडस्ट्रियल स्टेट जिसका निर्माण 1962 में हुआ। इसी साल भरूच में ही अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल स्टेट का निर्माण हुआ। 1962 में वत्सर इंडस्ट्रियल स्टेट का निर्माण हुआ जो आनंद में है। 1964 में ही वातवा इंडस्ट्रियल स्टेट का निर्माण हुआ जो अहमदाबाद में स्थित है। फिर सूरत, वडोदरा, कच्छ और राजकोट में भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स का निर्माण हुआ। ये कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट थे जिनका नाम मैंने मेंशन किया। इसके अलावा और इसके बाद भी गुजरात में इंडस्ट्रियल स्टेट्स का निर्माण हुआ है। जीआईडीसी ने एक फाउंडेशन रखा था गुजरात की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, लेकिन देश के बाकी राज्यों की तरह गुजरात की ग्रोथ भी स्लो थी। बट ये सब कुछ चेंज होने वाला था 1991 में, जब उस टाइम देश की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने हिस्टोरिकल बजट पेश किया देश के सामने। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडियन मार्केट का डोर ओपन हो गया था और देश में जो भी प्राइवेट कंपनियां थी उनको आजादी मिली इन्वेस्ट करने की, बिना गवर्नमेंट के ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के और डील करने की फॉरेन कंपनियों से। इस पॉलिसी चेंज के बाद गुजरात की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। ये चीज आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। 1960 से 1990 तक ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टेबल थी, लेकिन इसके बाद ग्रोथ लाइन सीधा ऊपर गई है। दिसंबर 2021 वो टाइम था जब ये न्यूज निकल के आती है कि गुजरात अपने राइवल स्टेट महाराष्ट्र को बीट करके देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। हालांकि जो सर्विस सेक्टर है उसमें अभी भी महाराष्ट्र आगे है। और यहीं पे मैं एक पर्सन के बारे में बात करना चाहूंगा। आप इनके बाकी कामों को और पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया जो आजकल के नेता नहीं कर पाते। और यहीं पे बात आती है तीसरे पहलू की, द नरेंद्र मोदी एरा। 2001 वो टाइम था जब गुजरात में पहली बार नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की ग्रोथ में कुछ मिरेकल किया था? तो इसका जवाब होगा नहीं। ये चीज इस ग्रोथ डेटा से शो हो जाती है। जैसे यह 1981 से 1991 तक का ग्रोथ रेट जो कि 5.08% है। गुजरात ग्रोथ के मामले में इस टाइम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से पीछे था। उसके बाद 1991 से 1999 की ग्रोथ इस टाइम गुजरात ऑन एन एवरेज 8.15% की रेट से ग्रो कर रहा था। ध्यान रहे 1991 वो टाइम था जब इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हो चुकी थी। इस रिफॉर्म से देश की ओवरऑल ग्रोथ में कितना पॉजिटिव असर पड़ा था वो चीज आप इन राज्यों की ग्रोथ रेट में देख सकते हैं। लेकिन इन सभी में गुजरात एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा था। ये जो ग्रोथ की स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है 2001 से 2005 के बीच। जो डेटा मैंने आपको दिखाया है 1981 से, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी गुजरात के लिए बनाई गई थी उसकी वजह से गुजरात ऑलरेडी एक बूमिंग इकोनॉमी बन चुकी थी मोदी जी के आने से पहले।
2001 में जब मोदी जी ने सीएम की चेयर संभाली तो गुजरात ऑलरेडी डबल डिजिट में ग्रो कर रहा था। मोदी जी को विरासत में एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक मॉडल मिला था। मोदी गवर्नमेंट को इसको सिर्फ और ज्यादा इनहेंस करना था और उन्होंने वही किया। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से गुजरात में बिजनेस करना, इंडस्ट्री को सेटअप करना और ज्यादा आसान हो गया। गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में टॉप करने लगा। बट क्या मोदी जी के लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी? नहीं। मोदी जी ने वो किया गुजरात में जो आजकल के सीएम करने में नाकाम है, वो है एक इकोनॉमिक मॉडल को ब्रांड बनाना। और मोदी जी ने गुजरात के इकोनॉमिक मॉडल को एक ब्रांड बनाया और इस ब्रांड की चर्चा आज दुनिया में होती है। 2003 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के सामने एक ऐसा आइडिया रखा जो गुजरात की ग्रोथ के लिए कोर इंजन की तरह काम करने वाला था। यह था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को होस्ट करना, जो कि इससे पहले किसी भी राज्य ने नहीं किया था। इस इवेंट में बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट किया गया, कुछ पार्टनर कंट्रीज को भी इनवाइट किया गया। गुजरात की सरकार ने अपना विजन प्रेजेंट किया देश के सामने और ये इवेंट एक कामयाब इवेंट बना। 2003 से लेकर अब तक गुजरात ने 10 बार वाइब्रेंट समिट को होस्ट किया है और इसके थ्रू मल्टी बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। पिछले 20 सालों में जो भी गुजरात में ग्रोथ हुई है, इन्वेस्टमेंट आया है, वाइब्रेंट गुजरात समिट इसने एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने का काम किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आज के टाइम गुजरात के सीएम का यह कहना है कि यह सिर्फ एक इवेंट नहीं है, यह एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है गुजरात के लिए। आप 1960 से लेकर अब तक गुजरात को कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। 1960 की गवर्नमेंट ने गुजरात के डेवलपमेंट के लिए बेस क्रिएट किया और मोदी जी ने इसको ब्रांड बनाया। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का कहना है कि पिछले 10 सालों में जो गुजरात की ग्रोथ हुई है उसका देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 7.2 से बढ़कर 8.5% हो चुका है। आज जो भी गुजरात में इन्वेस्टमेंट आते हैं उसका एक मेजर इन्फ्लुएंस रहता है गुजरात मॉडल का, जिसको मोदी जी ने एक ब्रांड बनाया है। जो ब्रांड बिल्ड किया था मोदी जी ने उसको और ज्यादा बड़ा किया गया कुछ ऐसे इवेंट को कैपिटलाइज करके जो गुजरात के फेवर में पहले नहीं थे। जैसे कि यह टाटा की ड्रीम कार जो 2008 में लॉन्च हुई थी। टाटा ग्रुप एक लोकेशन ढूंढ रहा था अपने इस कार की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करने के लिए। टाटा ने इसके लिए वेस्ट बंगाल के सिंगूर में प्लांट को सेटअप करने का फैसला लिया था, बट कुछ कंट्रोवर्सी के चलते इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा और ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि इससे वेस्ट बंगाल की इमेज खराब हुई। और अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं किसी भी स्टेट्स में तो उस राज्य की इमेज अच्छी होने से इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेस्ट बंगाल ने न सिर्फ टाटा के इन्वेस्टमेंट को खोया बल्कि अपने इमेज को भी खराब कर दिया था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। इस टाइम टाटा को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से भी ऑफर आया। इसमें गुजरात का भी ऑफर था। टाटा ने सभी राज्यों के ऑफर को देखा, जाना और समझा, लेकिन इन सभी राज्यों का ऑफर गुजरात के ऑफर को बीट नहीं कर पाया। गुजरात सरकार ने सानंद में 1100 एकड़ के जमीन को ऑफर कर रही थी 3.5 लाख पर एकड़ के हिसाब से। सिर्फ 96 आवर्स में गुजरात सरकार सभी प्रोसीजर को कंप्लीट करती है और टाटा के साथ डील पक्की हो जाती है। इस पूरे इवेंट को गुजरात सरकार अपनी सबसे बड़ी जीत बताती है और इसकी ऐसी मार्केटिंग की जाती है जैसे कि अगर आपको बिजनेस करना है तो गुजरात से बेस्ट ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से गुजरात की सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस को लागू किया और रेड टेपिज्म को खत्म किया, उसकी वजह से और भी कंपनियां गुजरात को प्रेफर करने लगी अपने प्लांट को सेटअप करने के लिए। इवन गुजरात में सेमीकंडक्टर के फील्ड में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अब एक ऐसा राज्य जो हैवली डिपेंड करता था टेक्सटाइल सेक्टर पे, आज वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में लीडर बन के सामने आया है। तो क्या सच में गुजरात का इकोनॉमिक मॉडल इतना अच्छा है? इसी दावे को कुछ ऐसी रिपोर्ट है जो बड़े सवाल रेज करती हैं, जैसे गुजरात का मोर्टेलिटी रेट झारखंड जैसे राज्य से भी बुरी हालत में है। एजुकेशन के इंडिकेटर में 4th लोवेस्ट टीचर स्टूडेंट का रेशियो है। गुजरात में आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग गुजरात में लिटरेसी रेट 78% थी, जो 17th पोजीशन पे आती है इंडियन स्टेट्स में। सिंपली तौर पे जितने भी सोशल इंडिकेटर हैं उन सभी के मामले में गुजरात का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, जब तक कोई भी स्टेट अपने सोशल इंडिकेटर को इम्प्रूव नहीं करेगा तब तक वो एक डेवलप स्टेट नहीं बन सकता। गुजरात को इस फील्ड में हैवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।